ने बोला कि यार बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां जो हमें पसंद नहीं होती। कई बार घर में सिचुएशन पसंद नहीं होती। बंदा कहता है कि मेरी बीवी मेरे हिसाब से नहीं चल रही, होता है। बीवी कहती है हस्बैंड मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। अच्छा, माँ बाप कहते हैं बच्चे हमारे हिसाब से नहीं चल रहे। यहां बैठे लोग कहते हैं प्लान हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, अपलाइन हमारे हिसाब से नहीं चल रही, सिस्टम हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं ये नाश्ते का जो तरीका था वो गलत था। कुछ लोग कह रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट गलत है। ये कई लोगों की आदत होती है। अच्छा, ये एक तो ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोगों को कमियां थोड़ी नजर आती हैं। कुछ लोगों में प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है, उनको थोड़ी ज्यादा ही नजर आती है। अब इस चक्कर में क्या होता है, इस चक्कर में होती है फ्रस्ट्रेशन। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। इस चक्कर में आती है फ्रस्ट्रेशन। आप बंदे को अपनी बीवी की नेचर पसंद नहीं है। वो कहता है कि भाई मैं जब घर पे जाता हूं तो मुझे चाहिए कि वो तैयार होकर मेरे से स्माइलिंग फेस में बात करे। वो अंदर से दुखी होती है, बच्चों से सारा दिन काम धाम करके। वो कहती है कि मैं कलती हुई हूं और आप चाहते हो कि मैं बाल बुल बना के बैठूं आपके सामने। अब वो चाहता है कि बैठ के रह रही है या वो मेरे हिसाब से काम करे। वो बार बार ऐसी बातें क्यों करती रहती है। उसका काम था रिसिप्टिंग करना, पेमेंट कैश रिसीव करना, ये सब छोटा सा काम था। मैं मैनेजर था, एरिया मैनेजर था। मेरे बॉस जो थे वो मेरे ऊपर थे रीजनल मैनेजर। तो मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो और उस चक्कर में जानते हैं मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी उस चक्कर में। तो क्या हुआ, मैंने अपने उनसे बात करी। मैंने कहा हाँ सर, ये प्रॉब्लम तो मुझे हर जगह आती है। मुझे कंपनी के ये रूल पसंद नहीं है। कंपनी कहती है ऐसे होना चाहिए, कंपनी कहती है वैसे होना चाहिए। तो मैंने कहा इस चक्कर के अंदर मेरे पास फ्रस्ट्रेशन आ रही है, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूं। और सबसे जरूरी चीज, मुझे मेरी लाइफ के अंदर पीस ऑफ माइंड चाहिए, शांति चाहिए, जो कि नहीं मिलती। और ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। कहते कुणाल, मैं तो उसका सॉल्यूशन बताता हूं। मैंने कैसा बताता, पहले उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करो, एक नंबर। और उसकी कोशिश करो, समझने की कोशिश करो और उसको चेंज करने की कोशिश करो। अब सवाल यह आता है कि हो सकता है कि वो चेंज हो गई या वो आपको समझ आ गई, तो आप आराम से शांत होते हैं। लेकिन अब दूसरा पॉइंट आता है कि वो चीज ना तो आपको समझ आई और ना ही वो चेंज हुई। तो इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन सबसे खतरनाक है। इस सिचुएशन में आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बिगड़ जाएगी। मैंने कहा इसका तो सॉल्यूशन चाहिए, ये तो बताओ। हाँ जी, क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस तो सबके पास होती है। हर कोई समझता है कि भैया मैं ही शाना हूं, मेरे पास दुनिया जहां की सबसे ज्यादा अकल है। वो कंपनी के अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे हुए हैं, कंपनी की मैनेजमेंट है, उनको तो कुछ पता ही नहीं। मुझे पता कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। हाँ जी, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में उन्होंने मुझे जवाब दिया बड़ा प्यार से, कुछ नहीं बोला, चुपचाप ये समझो कि उन्होंने जो किया होगा सोच के अच्छा किया होगा, और उसको स्वीकार कर और अपने काम पे लग जाए। कई लोग अभी भी उसमें भरे हुए हैं। भैया जब तक आप चीजों को स्वीकार नहीं करोगे ना, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। आज से लगभग 2012 जनवरी 2012 में मेरी शादी हुई। मैं शादी कहीं और करना चाहता था, वहां पे नहीं हो पाई। समझना ध्यान से, क्योंकि ये सिचुएशन कहीं के साथ होती है। मैं जहां शादी करना चाह रहा था, वो समझ लो कि वो लव कम अरेंज शादी हो रही थी। वहां पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि वो मेरी शादी नहीं हो पाई। बहुत कोशिश करी मैंने कि मेरी शादी वहां हो जाए, हो जाए। अच्छा, जिसके साथ मेरी होनी थी वो भी अड़ गई थी कि नहीं, मेरे को तो वहीं पे शादी करनी है। इधर मैं अड़ गया, इधर वो अड़ गई। मैं बड़ा चलो ठीक है, स्टैंड लिया। एंड में कोई ड्रामा हो गया, उसके फादर हॉस्पिटल एडमिट हो गए, उसके घर वालों ने उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया, भाई तू अपने बाप को खाएगी ये वो, तो उसने क्विट कर दिया, चलो छोड़ो। अब मैं अंदर से दुखी, मैंने कहा यार उसने स्टैंड लेना छोड़ दिया, मैं परेशान था। ठीक है, अब घर वाले कहते चलो कोई बात नहीं, लाइफ में आगे बढ़ो, जो चीजें हैं उसको स्वीकार करो। तो मैंने नहीं किया। कुछ इतना मैच्योर भी नहीं था। उम्र के साथ भी आपको एक मैच्योरिटी लेवल आपका आता है, एक्सपीरियंस के साथ भी आता है। मैं बड़ा परेशान, और मैंने गुस्से में आके अपने घर वालों को बोला। मैंने कहा यार आपको जहां पे शादी करनी है ना कर दो, मैं लड़की भी नहीं देखूंगा आज के बाद। और मेरी कुछ कंडीशन थी लड़की देखते वक्त ना, कि हाँ लड़की ऐसी होनी चाहिए, उसके बाहर ऐसे होने चाहिए। बड़ा उस टाइम में चूजी था। और ट्रस्ट मी, जितनी भी मेरी कंडीशन थी
आपसे आज बैठे पर्सनली बात कर रहा हूँ, मैंने कभी ये किसी से शेयर नहीं की बात। मैं चाहता था मेरी वाइफ की ना, जो मेरी वाइफ हो उसके बाल लंबे हो, थिक हो, ठीक है, पतली हो, हाइट कम से कम 5 फुट 4 इंच हो। मैंने पूरा का पूरा ना बना रखा था वाइफ का, और जिसके साथ मेरी हो रही थी उसमें सारी क्वालिटीज थी, उसके अंदर ये सारी चीजें थी। और जब मेरी शादी हुई जिसके साथ, जो मेरी अभी वाइफ है, उनके अंदर वो एक भी क्वालिटी नहीं। और मैंने बस गुस्से में आके हाँ कर दी, ठीक है कर दो, आपको जहां पे करना है कर दो। शादी तो कर ली, शादी तो कर ली, करने के बाद मैं परेशान कि मैं क्या कर बैठा। और मेरी लाइफ एक समझ लो कि एक तरीके से हेल होने लगी। कई महीने बीते, हम लोगों में झगड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं वो फीलिंग, वो चीजें, वो समर्पण अपनी वाइफ को नहीं दे पा रहा था जो कि देना चाहिए था, जो कि देना चाहिए था। ये मेरी इनमैच्योरिटी, जबकि मुझे पता था कि ये सब चीजें हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कैसे भी करके, खुन्नस में करके हाँ किया, जो भी किया। लेकिन कुछ समय बाद मुझे फिर से वही बात याद आई, और मैंने एक दिन अकेला बैठा और ईश्वर को धन्यवाद किया कि हे ईश्वर, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपको ज्यादा पता है। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या ठीक है, आपके माँ बाप को पता होता है। आपको नहीं पता आपके लिए क्या ठीक है, आपकी अपलाइन को पता होता है। आपको नहीं पता आपके लिए क्या ठीक है, लेकिन ईश्वर को पता होता है। उसकी जो प्लानिंग होती है ना, वो बहुत बढ़िया होती है। और मैंने विश्वास किया, और उस दिन से मैंने एकदम से अपने मन को शांत कर लिया, एकदम से अपने मन को शांत कर लिया। एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि देखो पहले मैं भी कुछ हरकतें करता था, इरिटेट होता था, तो वो आगे से कोई रिएक्शन आता था समटाइम। वो कुछ महीनों के बाद मैंने स्वीकार कर लिया, और कुछ एडजस्टमेंट मैंने करनी शुरू कर दी अपनी वाइफ के हिसाब से, उनकी नेचर के हिसाब से। आज जानते हैं, मैं सच में, मैं दिन में शायद कभी कभी जब भी मेरे को अपनी वाइफ का ख्याल आता है, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि धन्यवाद है प्रभु तेरा कि तूने मुझे इसको मेरा जीवन साथी बनाया। मेरा रिश्ता इतना खूबसूरत है, इतना मजा आ रहा है ना मुझे, इतना आनंद आ रहा है लाइफ के अंदर कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इसके पीछे चीज क्या है? मैंने समय को और जो हो रहा है उनको स्वीकार किया। स्वीकार करना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे ना, आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी, खत्म हो जाओगे आप, और समय निकल जाएगा। और समय, मैं बताऊं, एक बार निकल गया तो जिंदगी में हाथ में सिर्फ एक ही चीज रहेगी, और उसको बोलते हैं पछतावा, बस कुछ नहीं। मैं आज आपको अपना एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी लाइफ का आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि चीजों को मैंने स्वीकार करना शुरू किया। और आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और ठोक के बताऊं मैं आपको वो लैंग्वेज के अंदर, और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, और कोई ऑप्शन भी नहीं। मैं बीवी तो चेंज कर नहीं सकता था, है वही है। लोग कंपनियां चेंज कर सकते हैं जी। हाँ, मेरी टीम में भी है, मेरी टीम में भी 2-3 लोग ऐसे थे, कंपनी चेंज करके चले गए। आज बच्चों की फीस भी भरने के पैसे नहीं उनके पास। क्या मिला? ऑप्शन हुआ, बिल्कुल हुआ। नहीं, देखो ऑप्शन तो मेरे पास भी था, पर मैं बीवी को छोड़ के दूसरी ले आऊं। सुनो, और शाने आप लोग, मन को थोड़ा शांत रखो भाई, मन को थोड़ा शांत रखो। यस, मेरे पास भी ऑप्शन है। मुझे एक बात बताओ, मुझे कई लोग आके बोलते हैं तो यार तुम तो कंपनी के डायरेक्टर, कभी तुम्हारी तो अपने ने तुम्हारी हेल्प भी नहीं करी, कोई मीटिंग नहीं करी, सपोर्ट नहीं करी, अपनी कंपनी क्यों नहीं खोल लेते? रोज 10 लोग आके बोलते हैं मेरे को, अपनी कंपनी क्यों नहीं खोल लेते, से ज्यादा कमाओगे। मेरे को सारी कैलकुलेशंस आती हैं, सब चीजें मुझे बनानी आती हैं। हाँ जी, क्यों नहीं कर लेते? या कोई मेरे पास भी आती है, बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑफर्स आती है, चला जाओ वहां पे। लेकिन एक बात बताऊं, बुजुर्गों ने ना एक कहावत बनाई है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मेरी टीम में मैं आपको 3-4 एग्जांपल दे सकता हूं, जो अपनी ईगो में आके कंपनी छोड़ के चले गए। हो जाते हैं कुछ लोग सेट, सारी नहीं हो पाते। और आज हम लोग अभी बात कर रहे थे, कहा वो पीछे बैठे मेरे दिलबाग जी, एम्बेसडर, इनकी अपलाइन
बंदे का रेगुलर 70-80 हजार का पे आउट आ रहा था, उसको लगा कि मैं बड़ा फन्ने का हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और कंपनी छोड़ के चला गया। भाई साहब आज बच्चों की फीस भरने के लिए अपनी डाउनलाइन से पैसे मांग रहा है, जो जिसको छोड़ चुका है वो फैक्ट है। मैं आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं जो कहीं के नहीं रहे। हम लोगों को लगता है कि बार बार चीजें हो जाएंगी ना मेरे दोस्त। ये जो आपने आज लोगों ने अपनी टीमें खड़ी करी है ना, एक आदमी को सेट करने के लिए, एक आदमी को सिस्टम में लेके आने के लिए खून पसीना लग जाता है, बार बार नहीं आते। ठीक तो आज से 12 साल बाद भी आप ये कहोगे कि नहीं 12 साल पहले ठीक था, तो हमेशा से कहेंगे लोग। हम लोगों को मैं बताऊं, हम लोगों की नेचर क्या है, जो पुराना समय था ना वो हमें अच्छा लगता है। आज के समय में हमें ना मुश्किलें नजर आती हैं, जो नहीं है वो नजर आता है। पुराने जमाने में जो समय निकल गया उसकी में अच्छी चीजें अच्छी नजर आती हैं। पहले का जमाना अच्छा था। मैं कहता हूं कि मेरा एक दोस्त पर बैठा यार, जॉब करते थे बहुत अच्छी थी, है ना, अच्छी सैलरी आती थी, बढ़िया था, अच्छी लाइफ। कहां अच्छी थी यार वो, कहां अच्छी थी। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, ये समझने की कोशिश करना, मैं बड़ी गहराई वाली बातें कर रहा हूं। मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, आप लोगों ने देखी, ठीक है, फॉर्च्यूनर गाड़ी ली थी। हालांकि मैं लेना चाहता नहीं था, सर ने बोला तो मैंने ले ली, क्योंकि वो हम लोग उसको डिजाइन कर रहे थे डीसी से। अभी भी उसके पैसे फंसे पड़े। आपने भी ली थी, मैंने ली थी, एक जसवीर जी ने भी बुकिंग करवाई थी, जसवीर जी को बच गई इनकी तो इनका 4 लाख रुपया डूब गया, मेरा भी डूबा है, लेकिन इनकी गाड़ी नहीं आई, ये बच गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से समझने की कोशिश करना। जब से मैंने फॉर्च्यूनर ली ना, मेरा बिजनेस कुदरती डिप कर गया, डाउन हो गया। स्वाभाविक था, हर साल ये जो महीने आते हैं ना, अक्टूबर नवंबर के, इसमें 1-2 महीनों में तुम्हारा बिजनेस हर साल डाउन जाता है। आप अपनी स्टेटमेंट खोल के देख लो, हर साल इसमें 1-2 महीनों में थोड़ा डाउन जाता है। मौसम चेंज होता है, फसलों का सीजन होता है, या जो भी रीजन। अब मेरे दिमाग में क्या आया, ये सारी जब से गाड़ी ली है ना, तब से मेरी प्रॉब्लम हो गई है। ऊपर से क्या हुआ, 4 महीने के बाद फॉर्च्यूनर का नया मॉडल आ गया। उसको देख देख तो मेरे सीने पे छुरियां चले यार, 4 महीने रुक जाता तो नया वाला मॉडल लेता मैं। मॉडल चेंज हुआ ना उसके बाद, मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। हम लोग इस नेचर के हैं कि शायद अगर मेरे लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा तो हम लोग ना उसका ब्लेम या उसका ठीकरा जो है ना ऐसी चीजों पे देना शुरू कर देते हैं। इस पे भी मैं अभी आता हूं डिटेल में। तो मेरे को लगने लग गया यार, ये जो मेरा बिजनेस गिर रहा है ना, ये शायद इसी वजह से गिर रहा है। और ऊपर से नया मॉडल आ गया, मेरे को लगा मैं यार थका गया, फ्रस्ट्रेट होने लग गया। एक दिन क्या हुआ, मैं रात को 11 बजे, हम लोग जलंधर से डिनर करके पार्टी में से हम लोग वापस लुधियाना आ रहे थे, और रास्ते में गाड़ी का टायर फट गया। और जब मैं उसको गाड़ी के टायर को चेंज करने लगा तो मेरे से हुआ नहीं, बहुत बड़ा टायर था उसका। मैंने कंपनी वाला को कॉल किया, वो आके चेंज करके, और मैंने अगले दिन वो गाड़ी जाके बेच दी और मर्सिडीज ले ली। 8 लाख रुपए सस्ती बेची गाड़ी, जबकि वो 2-3 लाख टूट के मेरी बिक सकती थी। लेकिन मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया और चीजों को कहीं और लिया। खैर, वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी या वो मुझे परेशान कर रही थी, वो गाड़ी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने बेच दी। अब क्या हुआ, गाड़ी बेचने के 6 महीने के बाद, 6 महीने छोड़ो, आज भी हर रोज भी मुझे लोग बोलते हैं कि यार वो तूने गाड़ी बेच के गलत किया, तुमने गाड़ी बेच के गलत किया। मुझे भी लगता है कि हाँ गलत किया, मैंने घाटा सहा। मेरी वाइफ बोलती है, मेरे पड़ोसी भी बोलते हैं, इतनी अच्छी गाड़ी थी, क्यों बेच दी, क्यों बेच दी। भले ही मेरे पास मैंने मर्सिडीज ली, उसके बाद अभी एक और गाड़ी ली है, लेकिन एक फॉर्च्यूनर का रोग अलग होता है ना, जिनके पास है उनको पता है। मेरे बच्चे भी बोलते हैं पापा वो फॉर्च्यूनर अच्छी थी, तो मुझे भी ये लगने लग गया हाँ यार फॉर्च्यूनर अच्छी थी, वो सही थी, गलती करी, बहुत बड़ी गलती करी। अब इसका भी गम मुझे आ गया। मेरी वाइफ मुझे अक्सर हफ्ते में एक आध बोल देती है फॉर्च्यूनर लेनी थी, मैं कह और ले लेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक दिन अपनी वाइफ के साथ बैठा, मैंने कहा भाग्यवान, ये समझ कि हमने उस समय पे ये गाड़ी क्यों बेची थी, ये गाड़ी क्यों बेची थी हमने, ये कारण थे जब हमने गाड़ी बेची थी। कहती हाँ ठीक है, अब ठीक है। हम लोगों को ना हमारे बीते हुए कल की वो चीजें, वो कमियां हमें कभी नजर नहीं आती, वो अच्छे वाली चीजें हमें याद रह जाती है कि पुराना जमाना बहुत अच्छा था, उस समय मेरे पास ये था, उस समय मेरे पास वो था। अभी क्या था यार, वो किस लिए तुमने डिसीजन लिया। आज यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं
जिनका यहाँ पे लगभग ऐसा कि सभी लोगों का 1 लाख से ऊपर का पे आउट होगा, सब लोगों का। और ऐसे लोग बैठे हैं जो यहाँ आईएमसी से आने से पहले 5,000 कमाना उनके लिए मुश्किल हुआ पड़ा था। जिंदगी बहुत टफ थी, जिंदगी बहुत टफ थी, और आए थे तो ये सोच के आए थे कि यार 10-20 हजार रुपए आ जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आज लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, 3 लाख आ रहा है, और उसमें उनको कमियां नजर आ रही। उनको लग रहा है कि नहीं यार बकवास है, पहले वाली जिंदगी अच्छी थी। सबसे मुश्किल काम है अपनी भावनाओं को, अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। कुछ लोग सोच के बैठे हैं कि हम आज ये बोलेंगे, ये करेंगे। मेरे साथ आके बैठ जाओ, मैं लॉजिक्स के ऊपर बात करूंगा, हर चीज के ठोके जवाब दूंगा आपको, मैं कारण बताऊंगा। लेकिन अगर आप उस मूड में आओगे कि मेरे को लड़ना है, तो मैं चुप करके साइड में बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे से उस मूड में आओगे कि भैया ये ऐसा क्यों, इसके क्या फायदे, ये क्या कारण, तो मैं जवाब दूंगा। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होते हैं, लेकिन मैं फिर बोलूंगा स्वीकार करना चाहिए चीजों को, और उन चीजों को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया।